हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने बसंत बुक का आखिरी चैप्टर पाठ लेकर आए हैं। 18वां पाठ, जिसका नाम है टोपी, कक्षा 8 का। और इस टोपी को संजय जी द्वारा लिखा गया है पाठ है ये, पाठ 18। इस पाठ में वो हमें टोपी टोपी शीर्षक है इस पाठ का। तो आप टोपी से समझ सकते हैं कि टोपी को इसमें एक शक्ति, पावर, शक्ति का प्रतीक दिखाया गया है। जैसे कि एक मनुष्य में पावर होती है, उससे संबंधित ये पाठ है। और इसमें ना संजय जी ने दो चीजों के बारे में हमें समझाया है कि एक तो मनुष्य को हमेशा, इंसान को हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। और अपन कर्तव्यनिष्ठ का मतलब है बच्चों कि उन्हें हर व्यक्ति को अपने ही कार्य में रत रहना चाहिए और अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से अगर हम कार्य करते हैं तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। और दूसरा, इसमें प्रजातंत्र और राजतंत्र के बारे में बताया गया है। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र बच्चों आपको पता है क्या होता है? प्रजातंत्र जिसमें लोगों की मर्जी से शासन होता है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनको अपनी शिकायतों का, अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि जो नेता होते हैं वो अपनी प्रजा के अनुरूप कार्य करते हैं। उसे प्रजातंत्र कहते हैं। और एक राजतंत्र, राजतंत्र क्या है बच्चों? जहां पर राजा शासन करता है, राजा की ही मर्जी चलती है और प्रजा को वैसे ही करना पड़ता है। तो राजतंत्र में प्रजा अगर खुश है, नहीं है उस कार्य को करने में, लेकिन उसको फिर भी वो कार्य करना पड़ता है। तो बच्चों, आपको समझ आया प्रजातंत्र और राजतंत्र। अब आगे इसमें एक हम बताते हैं कि हम कोई भी कार्य अगर अच्छे से करते हैं तो हमें उसका अच्छा परिणाम मिले। अगर आप, कोई भी व्यक्ति अगर पैसे के लिए काम कर रहा है, उससे इतना काम करवाया जा रहा है, उसको पूरा मेहनताना मिल रहा है, तो वो खुशी खुशी उस कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। और अगर उसको पैसे कम दिए जा रहे हैं, मेहनत वो पूरी कर रहा है, तो फिर क्या होगा? वो कार्य अच्छे से नहीं करेगा। इसी तरह बच्चों, अगर आपको स्कूल का काम मिलता है, कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, वर्कशीट मिलती है, उसमें क्या है, एक बच्चा है कि खूब मेहनत कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, उसमें से ढूंढ ढूंढ कर वो लिख रहा है, चित्र चिपका रहा है या हाथ से बना रहा है, तो वो कितनी मेहनत कर रहा है। और एक बच्चा है, किसी की कॉपी लेता है और ऐसे चिपका देता है, ठीक है जी, या उसमें से देख के लिख दिया। एक बच्चे ने 4 किताबों में से पढ़ के लिखा, तो उसने कितनी मेहनत करी। और दूसरे बच्चे ने किसी की पुरानी क्लास की बच्चे की कॉपी ली और उसमें से वो काम कर दिया। तो क्या हुआ? किसकी मेहनत ज्यादा हुई? जिस बच्चे ने स्वयं कार्य किया है। तो अगर टीचर उस बच्चे को अच्छे मार्क्स देती है, उसकी प्रशंसा करती है, तो वो कितना बच्चा खुश होगा और वो आगे पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छे कार्य करेगा, पढ़ाई में मेहनत करेगा। तो और दूसरी तरफ क्या है कि अगर एक बच्चा ऐसे ही कॉपी कर रहा है, टीचर को भी पता लग जाता है कि इस बच्चे ने तो चीटिंग करके लिख दिया, तो इसको कैसे मार्क्स दिए जाएं। तो ये होता है हमारा मेहनताना। अब आगे इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताया है? हमें एक छोटे से पक्षी गोरैया के माध्यम से समझाया। गोरैया बच्चों आपने देखा होगा, आपके घर के बाहर भी रोज छोटी छोटी सी चिड़िया आ जाती हैं। तो उनके, उस चिड़िया के माध्यम से लेखक ने हमें इस पाठ में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो आप ध्यान से इस पाठ को सुने और पढ़ें। शुरू करते हैं बच्चों हम पाठ 18, टोपी, कक्षा 8। एक थी
गौरैया और एक था गौरा। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिन्न सार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। तो बच्चों इसमें क्या बता रहे हैं, एक था गौरैया और एक था गवरा। तो जो गवरा है बच्चों वो नर है, और गौरैया, समझ में आ गया आपको, दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे, उनका आपस में जो है दोनों का बहुत ही अच्छा एक, दोनों का आपस में बहुत ही एक अच्छा रिश्ता है, अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो दोनों क्या करते थे, एक साथ जहां भी जाते थे वो एक साथ इकट्ठे जाते थे, हंसते थे खेलते थे रोते थे, मतलब, और एक साथ ही खाना खाते थे सोते थे। वो जैसे ही सुबह सूरज निकलता वो अपने घोंसले में से निकलते, खोते को इसमें उन्होंने उनका छोटा सा घर बताया है, निकलते और दाना चुगते, और फिर दाना चुगने के बाद फिर वो अपने घोंसले में आ जाते, थकान मिटाते और सारा दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते। जब उनकी थकान मिट जाती तो वो क्या करते, पूरे दिन की दिनचर्या एक दूसरे से वो बांटा करते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो वह कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। तो एक दिन गौरैया क्या कहती है कि तुमने मनुष्य देखे हैं वो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, उन पर वो कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगता है। तो गौरा क्या होता है, जो गवरा होता है वो गौरैया की बात को सुनकर कहता है कि मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि कपड़ा पहन लेने से आदमी जो है वो बदसूरत और लगने लगता है आज लट जीरा चुग गए हों। गौरैया बोल पड़ी। तो गौरैया क्या कहती है कि लगता है आज तो लट जीरा चुग गए हो, आज तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला कि आज मनुष्य को जो कुदरत ने बनाया है, कपड़े पहन लेने के बाद वो उसकी जो खूबसूरती है वो छुप जाती है। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरे आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरपा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। तो गौरा उसको क्या बोलता है कि जो अब जैसे तू बिना वस्त्रों के है मेरे सामने, तो मुझे तेरी हर एक चीज दिख रही है, तेरी आंखों की चमक, तेरी रौनक। अगर तू भी अपने आप को ऐसे ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती जो है वो ओझल हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली। गौरैया फिर उसको क्या समझाती है, मौसम की मार से बचने के लिए ही पहनता है आदमी। तो गौरैया उसको क्या कहती है कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए ही नहीं पहने जाते, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। जैसे मौसम की मार मतलब अब जैसे आप लोग बच्चों, ठंड आती है तो ठंड में आप गर्म कपड़े पहनते हो, गर्मी आती है तो गर्मी में आप सूती वस्त्र पहनते हो। तो इसके लिए उस गौरैया ने बोला कि मौसम की मार से बचने के लिए भी लोग कपड़े पहनते हैं।
तो फिर गौरा क्या कहता है, तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में पैदा हो जाता है। तो गौरा उसको क्या कहता है कि तू तो बिल्कुल ही नहीं समझती है, कपड़े पहनकर तो आदमी में सर्दी गर्मी बारिश तीनों मौसम में, आप सबके पास भी तीनों मौसम के कपड़े हैं। तो जब गर्मी आती है तो आप किस तरह के वस्त्र पहनते हैं, फिर जब ठंड आती है तो आप ऊनी कपड़े पहनते हैं। बारिश के मौसम में आप थोड़े मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि बारिश में ठंड ना लगे, और बरसाती का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है गौरा कि आदमी की तो सर्दी गर्मी और बरसात में सहने की जो, कि अगर आप सोच सकते हैं कि अगर हम कपड़े ना पहने ठंड में, अगर हम ऊनी कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमारा शरीर ठंड को सहन नहीं कर पाएगा, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो गौरा भी उसको यही समझाता है कि मनुष्य में कपड़े पहनने की वजह से हर चीज को सहने की शक्ति खत्म हो गई है, और इस कपड़े में बहुत बड़ा झगड़ा है। वो तो आप बच्चों आप भी समझ सकते हैं। आप सब अगर एक कॉलोनी में रहते हैं, स्कूल में अगर आपकी यूनिफॉर्म ना होती तो रोज बच्चे सब तरह तरह के कपड़े पहन के आते, तो एक दूसरे को दिखाते कि देखो मैंने इस ब्रांड का कपड़ा लिया, इस ब्रांड का कपड़ा लिया है। तो क्या हो जाता, एक तो भेदभाव की भावना पैदा होती है। कपड़े हर इंसान की एक ज़रूरत है, लेकिन अगर हम सिंपल सादे कपड़ों में रहते हैं तो लोग कहते हैं कि इनके पास पैसा ही नहीं है। अगर आप तड़क भड़क पहन लोगे तो कहेंगे तो बहुत पैसे वाले हैं, तो बहुत कपड़ों पर पैसा खर्च करते हैं। तो क्या है, कपड़ा पहनने से आदमी की जो आदमी आदमी बच्चों बच्चों हर एक की हैसियत में जो है एक भेदभाव आ जाता है। तो आप बच्चे बखूबी इस बात को समझते होंगे। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। तो फिर गौरैया क्या बोली कि ये सब होने के बाद भी आदमी जो है वो कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता और रोज नए नए कपड़े सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है, गौरा बोला। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले हैं। तो फिर वो गौरा क्या कहता है, यह तो निरा पोंगापन है। पोंगापन मतलब ये तो बिल्कुल बेकार की बात है। आदमी तो लिबास से अपने आप को एक ढकता है, जैसे अब हाथ पैर हमारे काम करने के हैं, हाथों से आप काम करते हो, पैरों से आपने चलना है, उसके लिए भी आदमी ने क्या कर लिया है, हाथों में दस्ताने पहन लेते हैं। आजकल तो अब गर्मी आती है तो भी ग्लव्स पहनते हैं कि टैनिंग ना हो जाए, उससे बचने के लिए। पैरों में भी आप मोजे पहनते हैं, सर्दियों में ठंड से बचने के लिए हाथ में ग्लव्स, पैरों में सॉक्स, आप सब कुछ पहनते हैं। और इसके साथ साथ आप सर्दी गर्मी धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए सिर पर टोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो गौरा कहता है कि आदमी ने तो अपने शरीर के कुछ वो करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से कपड़ों से ढक लिया है, लेकिन हम तो नंगे ही भले हैं। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो गौरैया क्या कहती है कि मुझे तो टोपी पहननी बहुत अच्छी लगती है, और मनुष्य के सिरों पर भी टोपी अच्छी लगती है, और उनको देखकर मेरा दिल भी क्या करता है, मैं भी टोपी पहनूं। फिर गौरा देखो आगे क्या बोलता है, टोपी तू पाएगी कहाँ से, गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं
कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। अब गौरव उसको क्या कहता है, आपको पता है बच्चों, पहले समय में क्या होता था, जब राजा बनता था तो उसके सिर पर एक ताज पहनाया जाता था। तो जो भी हमारा, आपको मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ दो शासन काल होते हैं, प्रजातंत्र और राजतंत्र। तो जो भी हमारा मुखिया बनता है वो एक ताज पहनता है। तो गौरव उसको यही कहता है कि टोपी, टोपी तुम्हें पता है कि टोपी क्या चीज है। इस टोपी को पहनने के चक्कर में ही लोग एक दूसरे से कितनी दुश्मनी ले लेते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं। और कहता है कि तू इन चक्करों में मत पड़, तुझे इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। गवरा था तनिक समझदार इसीलिए शक्की, जबकि गवराई थी जिद्दी और धुनकी पक्की। जो जो गोरा था वो क्या था, थोड़ा समझदार था और थोड़ा शक्की भी था। और जबकि गौराइन क्या थी, गवराई, वो जिद्दी थी और जो वो सोच लेती थी वो करके रहती थी। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहाँ गया है जहां चाहा वही रहा। तो गौरई क्या थी, जिद्दी थी और धुनकी पक्की थी। उसने जो ठान लिया वो करके ही रहती थी। उसके जीवन का जो लक्ष्य था वो एकदम पक्का होता था। और जो वो ठान लेती थी वो करके रहती थी। इसमें बच्चों आपको मैंने बताया कि इंसान को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। अपने कर्तव्य के लिए अपनी राह को चुनने के लिए मनुष्य कार्यरत होना चाहिए। तो जो गौरैया थी वो भी इसी तरह से थी। वो जो ठान लेती थी वो करती रहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि जो हम चाहते हैं, जो हमारी चाह है वही हमारी राह है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घुरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसी रुई का फाहा मिला। फाहा मिला, मिल गया, मिल गया, मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। तो अगले दिन क्या हुआ, वो दोनों दाना चुगने के लिए निकले। तो जब वो दाना चुग रही थी गौरैया, तो उसने क्या, उसको चुगते चुगते वहां एक रुई का टुकड़ा मिला और वो बहुत खुश हो गई। और वो उस टुकड़े को मुंह में लेकर और अपने घोंसले की ओर जाने लगी। और वो बहुत ही खुश थी। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिढ़ाकर पूछा। तो गौरैया से उसने क्या कहा, गवरे ने, कि बताओ तुम्हें क्या मिला, तुम इतनी खुश क्यों हो। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गवरे के सामने रूही का फाहा धर दिया। तो क्या हुआ, जब वो उसने क्या किया, वहां पर उसने अपने रुई के उस टुकड़े को गवरे के सामने रखा और कहा कि मुझे टोपी का जुगाड़ मिल गया। और वो उसको पाकर बहुत खुश थी। तेरे जैसा ही एक बवरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बवरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बवरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला,
इस रूही के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है। अब क्या हुआ, अब उस गवरे ने गौरैया से क्या कहा कि तेरे जैसा ही एक और बावरा था, मतलब एक और पागल व्यक्ति था। एक दिन रास्ते में उसे चलते चलते क्या मिला, चाबुक मिल गया। चाबुक बहुत अच्छा था और लचकदार था। तो ये हो सकता है कोई घुड़सवार वहां से जा रहा हो और उसके हाथ से वो गिर गया हो। तो उस व्यक्ति ने उसको उठा लिया और वो बहुत खुश हो गया, मुझे चाबुक मिला, चाबुक मिला। लेकिन उस चाबुक का वो करेगा क्या जब तक उसके पास घोड़ा नहीं होगा, लगाम नहीं होगी, जीन नहीं होगी, तब तक वो उस चाबुक का क्या करेगा। अब ये तीनों चीजें तो उसको सड़क पर बीच रास्ते पर नहीं मिलेंगी। तो वो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर यह रटता रहा कि मुझे बाकी तीन चीजें भी चाहिए, जैसे घोड़ा, लगाम, जीन। तो गवरा इसी तरह उसको समझाता है कि तुम भी बिल्कुल उसी की तरह कर रही हो। तुम्हें रूही के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर पता है कि इस रूही के फाहे से तुम किस तरह से टोपी बनाओगी। तुम्हें कुछ अता पता भी है कि तुम कैसे इस फाहे का इस्तेमाल करोगी। तो आगे देखिए वो गौरैया क्या कहती है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रूई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहर से बोली, धुनिया भैया, धुनिया भैया, इस रूई के फाहे को धुन दो। तो क्या गौरैया क्या कहती है कि अब तुम देखते जाओ कि ये टोपी कैसे बनती है, क्योंकि उसको टोपी पहननी है। तो उसने एक जिद पकड़ ली। अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए जिद करते हो तो आपका कार्य अवश्य पूर्ण होता है। जैसे कि आप एक अच्छी निष्ठा के साथ, अच्छे विश्वास के साथ एक कार्य करोगे तो वो आपका कार्य है, और उसके लिए मेहनत करोगे तो वो कार्य में सफलता आप अवश्य प्राप्त करोगे। अब इसी तरह से उस गौरैया को भी जब रूई मिली तो उसने पूरा ठान लिया कि मैं इसकी वो बनवा के रहूंगी टोपी। तो वो क्या कहती है कि अब आप तुम देखते रहो। तो वो कहाँ पे गई, उस रुई के फाहे को लेकर, जो कि रुई पींचते हैं, उनको धुनिया बोलते हैं। वो उसके पास गई और बोली बहुत प्यारे बहुत मिठास से कि भैया, धुनिया भैया, तुम मेरी इस रूही के फाहे को धुन दो, इसको पींच दो। आपको पता है कि जब भी आपके घर में आपकी मम्मी या दादी नानी कोई बिस्तर बनवाते हैं तो पहले समय में तो होता था, अब तो सब बना बनाया आता है, तो रूही को पींच कर, एक पींचने की होती है, उसमें पींच कर रूई को और फिर बिस्तर बनाए जाते थे। तो इसी तरह उसने, बुढ़िया ने बोला, उस गौरैया ने बोला कि तुम मेरा ये रूई का फाया ढूंढ दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फॉकेट की रुई धुनवाने। अब जो वो रुई पींचने वाला व्यक्ति था, आप देख रहे हैं बच्चों, इधर चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति के पास औजार है जिससे वो रुई पींच रहा है, और उसके पास बिस्तर भी पड़े हैं और रुई भी पड़ी है, और वो व्यक्ति कितना ही बुजुर्ग सा दिखाया गया है। तो वो जो दुनिया था वो क्या था, बूढ़ा था, और ठंड का मौसम था, और उसकी जो शरीर था बहुत ही झुर्रियों वाला था, और वो ठंड से कांप भी रहा था। वो कहती है कि, वो कहता है गौरैया से कि तुम जाओ, अभी मेरे पास समय नहीं है। एक तो हमारे यहाँ का राजा ऐसा है कि वो
पूरे दाम भी नहीं देता है, काम भी अच्छा लेता है, और मुझे उसके लिए रजाई बनानी है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, और ऊपर से तुम फ्री में ये रुई के टुकड़े को भिजवाने के लिए आ गई हो। उज्र ना करो भैये, गौरैया बोली। गौरैया उसको क्या कहती है कि तुम गुस्सा ना हो या दुखी ना हो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, मैं तुम्हें पूरी मतलब इस काम को करने के पूरा इनाम दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। बच्चों, गौरैया उसको क्या कहती है कि भैया तुम थोड़ी सी मेहनत करो और इसको तुम पींच दो, तो तुम थोड़ा सा तुम रख लेना और थोड़ा मैं ले जाऊंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना था। वह झट से तैयार हो गया। तो बच्चों, वो जो भैया था उसको आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं किया कि जो भी रुई पिंजवाने आए उन्होंने अपना पूरा वो लिया, लेकिन आज इस गौरैया ने क्या बोला कि भैया आधा आधा कर लेंगे। इससे वो बहुत खुश हो गया। तो वो झट से तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बज उठी। तो जब वो बना रहा था तो जो आवाज आ रही थी तो वो बज रही थी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैया ने। तो उसने बड़े मन से उस रुई को पींचा। तो क्या हुआ कि फिर उसने उसमें से आधा जो है वो धुनिया को दे दिया और आधा गौरैया ले गई। इससे उत्साहित गवरा गवरी एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। तो बच्चों, जब रुई को पींच लिया जाता है फिर उसको धागे में परिवर्तित किया जाता है। अब वो दोनों बहुत खुश थे और फिर वो कहाँ गए, एक कोरी के यहाँ गए। कोरी को उन्होंने क्या कहा कि कोरी भैया इस जो रुई जो हमने धुनी हुई है या पींजी हुई है इससे तुम धागा बना दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धजी धजी हो चुका एक धूसा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते ही नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। तो क्या हुआ, जो वो कोरी भैया था वो कैसा था, उसकी जो है कमर झुकी हुई थी और उसका जो शरीर जो है बहुत ही बेढंग सा था और उसने एक मोटा सा ऐसे कंबल सा डाला हुआ था और उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। वो इच्छा के विरुद्ध होकर उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, क्योंकि मुझे राजा जी की अचकन बनानी है और उसके लिए धागा तैयार करना है। मेरे पास फ्री में काम करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली। तो क्योंकि जब वो रुई पिंजवाने के लिए दुनिया के पास गई थी तो उसने भी बोला कि उसे राजा की रजाई को रुई भरने के लिए रजाई बनानी है, तो वो राजा जी के लिए, और इसने भी बोला कि उसे राजा जी की अचकन बनानी है। तो ये सब सुनकर वो गौरैया उससे कहती है कि इस देश में सारे काम राजा के लिए ही होते हैं। तो क्योंकि बच्चों वो वहां का यहाँ पर राजतंत्र था तो यहाँ पर राजा का ही शासन चलता था। जो राजा कहता था वही कार्य होता था। तो अब वो भैया क्या कहता है, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा
बैठा खाए तुरंग, यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लुगाए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। तो क्या कहता है वो कि तुम कहाँ से आई हो? और उसने आंख उठाकर उसको देखा और कहा कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जो भी कार्य है वो राजा जी के लिए ही होता है, और जो यहाँ के व्यक्ति हैं वो राजा जी के ही हैं, और जो कोई भी उनका काम होता है वो सब हमें ही करने पड़ते हैं। तो क्या होता है, मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी। तो फिर चिड़िया क्या कहती है उसको, गौरैया, कि भैया तुम पीछे मत हटो, तुम्हें हम इसका पूरा पैसा देंगे, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। तो वो उसको क्या कहती है कि भैया इस रुई को तुम काट दो, इसका धागा बना लो, आधा तुम रख लेना आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया, क्योंकि वहां का जो राजा था वो पूरा पैसा उन व्यक्तियों को मेहनत का नहीं देता था, इसीलिए वहां के लोग बहुत ही अनमने मन से कार्य करते थे और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था काम करना। पर जब ये गौरैया उनको आधा आधा देने के लिए तैयार हो जाती थी तो वो भैया भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किल से कोई ऐसा व्यक्ति मिलता था कि जो उनको पूरा मेहनताना उनका दे रहा है। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती, क्योंकि वो गौरैया उसको आधा धागा दे रही थी, इसलिए अगर वो कार्य ना करता तो ये बहुत बड़ी मूर्खता थी। तन तन करके उसकी तकलीफ चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। तो तन तन करके उसकी जो वो चरखी थी जिस पर वो धागा बनता है, वो उसने बहुत ही सुंदर महीन सूत धागा बना दिया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरा करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। अब क्या था कि कदम कदम पर उस गौरैया को जो है वो सहयोग मिलता रहा, जिससे कि वो उसमें एक हौसला पैदा होता गया, एक विश्वास बनता गया कि वो टोपी बना ही लेगी। तो इसके बाद वो क्या हुआ, वो एक बुनकर के पास गई और उसको कहने लगी कि बुनकर भैया तुम इस सूत से एक कपड़ा बना दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से। तो वो जो बुनकर था उसने देखा कि ये तो गौरैया है, तो उसने बोला कि तुम यहाँ से हटते हो या नहीं। तो बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा और उसने बोला कि तुम यहाँ से हटते हो कि नहीं, मुझे तो अभी राजा जी के लिए बागा बुनना है, अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे, साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। तो यहाँ पे भी वही बात हुई कि उसने क्या बोला कि उसे राजा जी के लिए एक बागा बुनना है, अभी थोड़ी देर में ही राजा जी के मंत्री सिपाही यहाँ पर आ जाएंगे, करिंदे उनके सिपाही मंत्री जो भी उन्होंने इस कार्य के लिए रखे हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे कारिंदे। तो वो उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि तुमने ये कार्य नहीं किया, और वो उसके और भी पैसे काट लेंगे कि समय पर कार्य पूरा न करने पर वह उसके पैसे काट लेंगे। तो वो उनकी बातों को छोड़कर अपना जो कार्य है वो करने में मशगूल हो गया, मतलब उसमें बिजी हो गया। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने साहस संजोकर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे।
अब वो गौरैया यहाँ पर भी वही बोलती है, वो बहुत हिम्मत जुटाती है क्योंकि वो भैया गुस्से में था, तो वो थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसको बोलती है, बुंदे भैया हम फ्री में काम नहीं करवा रहे हैं, ना ही हम आधी मजदूरी दे रहे हैं, तू इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। अब जहां भी वो पूरा हिस्सा दे रही है उसको काम करने का, तो वो तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया, उसका करघा चलने लगा, ठरकी ठुलकने लगी और थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और तबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। तो फिर क्या हुआ, सूत अपनी ओर खींचकर उसने वहां पर अपना जो है वो चरखा चलाने लग गया, और जो उसकी वो ढरकी थी, वो मतलब उसकी डपली वहां पर जो बज रही थी वो बजने लग गई, और उसने बहुत ही सुंदर और अच्छा कपड़ा जो है वो बुन दिया। और उसने उसमें से आधा उसने ले लिया और आधा गौरैया ने ले लिया। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दे। अब गौरैया के ने क्या कर लिया था, 3/4 मंजिल तो पार कर ली थी। पहले उसको रुई मिली, रुई को उसने पिंचवाया, फिर उसने उसका धागा बनवाया, फिर धागा बनवाने के बाद उसने उसका कपड़ा बनवाया। कपड़ा बनवाने के बाद वो एक दर्जी के पास गई और उसको बोली कि भैया इसकी एक टोपी सिल दो। खिसकती हो के नहीं यहाँ से, दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना ना लेना भर माथे पसीना। तो यहाँ पर भी वही बात हुई, वो दर्जी को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि तुम यहाँ से जाती हो या नहीं, क्योंकि राजा जी की, पहले समय में राजा बहुत शादियां करते थे, तो राजा जी की जो 7वीं रानी थी उसके यहाँ 9 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ था, तो उस बच्चे के लिए उसने झबले बनाने थे। तो छोटे बच्चों को आपको भी पता होगा, आपने भी घर में देखा होगा, छोटे छोटे से झबले सिले हुए पहनाए जाते हैं, तो वो पहनाने हैं, वो बनाने हैं। तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक तो पैसे नहीं मिलते हैं और ऊपर से इतनी मेहनत करके कार्य करना पड़ता है। वो दर्जी बहुत परेशान था और उसने बोला, ना तो कुछ इसमें मिलेगा और ना कुछ होगा, और पसीना और इतना बहाना पड़ रहा है इस कार्य को करने के लिए, तुम यहाँ से चली जाओ। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, गौरैया बोली। अब गौरैया ने यहाँ भी एक सुन लिया कि राजा जी तो बड़े खराब हैं, किसी को पूरी मेहनताना नहीं देते हैं और इसीलिए कोई व्यक्ति भी यहाँ खुश नहीं है। तो उसने क्या बोला कि हम तो भैया बेकार का कोई कार्य नहीं कराते हैं, इसे बुन कपड़े की टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल दो, एक तू ले ले एक हम ले लेंगे। तो वो गौरैया उसको भी यही कहती है कि भैया इस कपड़े में से 2 टोपी सिल दे, एक तू ले लेना एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुझी तैयार ना होता। अब इसमें भी उसको लालच दे दिया गौरैया ने कि एक तुम रख लेना एक हम रख लेंगे। तो वो तैयार हो गया। कचकच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। अब क्या हुआ, उसने फटाफट अपनी कैंची चलाई और चूहे की तरह सरसर उसकी जो सुई है कपड़े के अंदर बाहर होकर उसकी टोपी, उसने बड़े दिल से उसने उसमें से 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। वो जो दर्जी था वो बहुत खुश हो गया और उसने उस टोपी पर 5 फुंदे भी लगा दिए अपनी मर्जी से। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही,
डेढ़ टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक लगी गवरे को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली। अब क्या हुआ कि वो टोपी पहनकर गोरैया बहुत ही खुश हो गई और नाचने लगी, और नाच नाच कर वो किसको दिखा रही थी? गौरे को। और उसने कहा कि मेरी टोपी तो सबसे ही निराली है, क्योंकि इस पर 5 फुंदन लगे हुए हैं। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। तो उस गवरे को क्या कहना पड़ा? कि तू तो सचमुच रानी लग रही है। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? तो जब वो उसको कह रहा था कि तू तो सच में रानी लग रही है, तो वो गवरा क्या कहता है कि रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गौरैया जो है वो ऊंचा उड़ने लगी कि अब मेरा कौन मुकाबला, ऐसा कौन सा राजा है जो मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। टोपी पहनते ही क्या हुआ? उसके मन में एक नई बात आ गई कि ऐसा क्या है यहाँ का राजा जिसके लिए सारे इतना काम करते हैं, इतने काम इस राजा के लिए ही होते हैं। तो उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। तो वो वहां से उड़ते उड़ते उस राजा के महल के छत पर जाकर बैठ गई। उसी वक्त अब आप बच्चों एक चित्र देखें। राजा बैठा है, कोई उसका सिर दबा रहा है, कोई उसके हाथ दबा रहा है, कोई नाखून काट रहा है, कोई उसकी कमर दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। आप देख रहे हैं। और वो चिड़िया है, वो देखिए आप, चिड़िया के सिर पर टोपी, और वो वहां पर बैठकर उसको देख रही है। आप इस चित्र में देख रहे हैं। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुई से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, और चौथा पिंडली पर गुदी काट रहा था। तो क्या हुआ? उसी टाइम चौबारे पर जो राजा है वो खुली धूप में आ गया और अपनी मालिश करवा रहा था। कोई तो उसका और वो उस वक्त जो राजा है वो अधनंगा बदन था और नंगे सिर था, क्योंकि वो मालिश करवाने आया था, इसलिए उसने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए थे। कोई व्यक्ति उसका सिर दबा रहा था, सिर पर चंपी कर रहा था, कोई उसके हाथ पैर की उंगलियां खींच रहा था, और कोई पीठ पर उसकी पीठ दबा रहा था, और कोई उसकी टांगों की जो है मतलब टांगों में से गिल्टियां निकाल रहा था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो क्या हुआ कि जो गौरैया थी वहां पर बैठी चिल्लाने लग गई कि मेरे सिर पर टोपी है, राजा के सिर पर टोपी नहीं है। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते वक्त क्या हुआ? राजा की नजर उस गौरैया से मिल गई, और गौरैया के सिर पर क्या था? फुंदेदार टोपी। और उसको देखकर क्या है, उसकी जो अकल है वो चकरा गई, और वो लगातार क्या बात बोले जा रही थी? मेरे सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी नहीं। अब आगे देखिए। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया।
तो राजा क्या कहता है कि जाओ कोई जल्दी से मेरी टोपी लेकर आओ। उसने अपने सिर को अपने हाथों से ढक लिया और जोर से बोला। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुदी। तो राजा ने, जब उसकी टोपी आ गई तो राजा ने उसको जल्दी से पहन लिया और क्या बोला, देख रही फदगुदी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। घबराई ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। अब वो क्या कहती है, अब जब राजा ने बोला देख मेरी टोपी, तो अब वो क्या कहती है, गौरैया गौरैया कहती है कि तुम देखो मेरी तो टोपी में 5 फुंदे हैं और तुम्हारी टोपी में तो एक भी नहीं। तो अब गौरैया दूसरे रास्ते पर चल पड़ी कि मेरी टोपी में 5 फुंदे और तुम्हारी टोपी तो बिल्कुल सिंपल। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पंखने नोच दो, सिपाहियों देर ना करो। अब राजा को क्या हुआ, राजा को एक बहुत ही जो है एक बेइज्जती सी महसूस हुई कि मैं यहाँ का राजा इस देश का, और इस छोटी सी चिड़िया की ये मजाल कि वो मुझे मेरे आगे बोल रही है। वो उसको बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने हुक्म दे दिया कि इस चिड़िया की, इस गौरैया की, इस चिड़िया की गर्दन को तोड़ दो, इसके पंख नोच दो। सिपाहियों इस कार्य के लिए तुम देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। तो उसके मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करो महाराज, मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तो उसके मंत्री ने बोला कि हम अगर मच्छर को मारते हैं अपने हाथों से तो हमारे हाथों में खून आ जाता है, तो हमारा हाथ गंदा हो जाता है। तो वो क्या कहता है मंत्री कि महाराज मुझे क्षमा करो, इसको मारकर हम अपने हाथों को क्यों गंदा करें, ये यहाँ से अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। तब राजा ने अपने सिपाही से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम इसकी टोपी को इसके सिर से उतारकर मेरे पास लेके आओ, मैं उसे पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। तो अब क्या हुआ, एक सिपाही ने गुलेल मारी और उस गौरैया की टोपी नीचे गिर गई, और इतने में दूसरे सिपाही ने उस टोपी को लपक लिया, मतलब कैच कर लिया अपने हाथों में और उसको राजा के सामने पेश कर दिया। जैसे ही राजा उस टोपी को पैरों से मसलने जा रहा था, वो उसकी खूबसूरती देखकर क्या हुआ, दंग हो गया, हैरान हो गया कि ऐसी कारीगरी, मतलब इतनी सुंदर टोपी मेरे राज में मेरे सिवा इतनी सुंदर टोपी किसी दूसरे के पास कैसे पहुंची। और वो उसको उल्टा सीधा कर कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले तो क्या हुआ, अब राजा ने कहा कि मेरे देश में इतनी सुंदर टोपी जो है वो किसने बनाई, ऐसे कारीगर की खोज करो कि मेरे राज्य में ऐसा कारीगर कौन सा है जिसने इतनी सुंदर टोपी बनाई। अब राजा ने कार्य दिया
तो अब आप ही बताओ कि वहां का राजा कैसे था, क्योंकि वहां के सारे कारीगर तो उससे डरते थे, सारे कार्य उसी का करते थे। पर वो इतना अच्छा कार्य उसके लिए क्यों नहीं करते थे? इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो राजा उनको पूरा मेहनताना नहीं देता था। तो आगे देखिए आप। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। तो बच्चों, जब वो दर्जी को उसके पास घसीटते हुए लाए तो वो दर्जी उसके पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया राजा के पास, और फिर राजा ने उसको क्या बोला कि तुमने इतनी सुंदर टोपी कभी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई? जो राजा की आवाज थी वो कैसी थी? जैसे आकाश में बादल, आपने जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले बादल देखे कितनी जोर से गरजते हैं, उस तरह से राजा की आवाज थी। और वो उससे पूछ रहा था दर्जी से कि तुमने ऐसी टोपी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई? दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। तो वो जो दर्जी था वो माफी मांगने लगा कि आप मेरे राजा हो, मुझे माफ करो। तो वो राजा कहता है मुझे माफी नहीं, तुम मुझे वजह बताओ कि तुमने मेरे लिए ऐसी टोपी क्यों नहीं बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और तबीज, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? तो अब उस दर्जी ने क्या बोला? उस दर्जी ने बोला कि सरकार, ये राजा को उसने सरकार से संबोधित किया कि सरकार, ये जो कपड़ा था ये बहुत ही सुंदर था, एकदम बहुत बढ़िया कपड़ा था। अब आप पता लगाओ ये कपड़ा किसने बुना, तो जिसकी वजह से ये जो है टोपी सुंदर बनी। अब उस दर्जी ने अपनी तरफ से वो बात निकाल दी। अब उसने तो कपड़े वाले पर डाल दिया कि कपड़ा ही इतना सुंदर था जिसकी वजह से ये टोपी जो है बहुत सुंदर बनी। नाक की मांदीन राजा फूंक मारने लगा, गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शें सरकार। अब क्या हुआ? उसने वो कपड़े वाले पर बात डाल दी, तो फिर वहां पर कपड़े वाले को बुलाया गया। तो वो कपड़े वाला वहां पर आया और उसने क्या बोला कि मुझे माफ करें सरकार। तो फिर राजा ने उसको बोला माफी नहीं, वजह बताओ, मुझे माफी नहीं चाहिए, तुम मुझे वजह बताओ। तो उसने क्या वजह बताई कि सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। तो उसने क्या बोला कि वो सूत मतलब धागा इतना अच्छा था कि उससे कपड़ा ही इतना एकदम महीन, जो सूत था वो एकदम महीन और लच्छेदार था। तो जिसने वो सूत बनाया, अब उसकी बारी आ गई कि उस सूत की वजह से ही तो उसने कपड़ा बनाया। अब शेर की मांदीन राजा की दहाड़, जो राजा की दहाड़ थी वो किसके समान थी? शेर के समान। अब गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज। अब क्या हुआ? अब फिर धागे वाले को बुलाया गया। तो धागे वाला भी वहां आकर उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि सरकार मेरी जान को बख्शें। वो कहता है जान नहीं, मुझे वजह बताओ। तो उसने कहा कि रुई ही बड़ी अच्छी थी जिसकी वजह से ये जो है धागा इतना सुंदर बना। तो अब क्या हुआ? फिर रुई वाले को बुलाया गया। अब रुई वाले को बुलाया गया तो वो वहां पर आया धुनिया, और उसने कहा अन्नदाता मुझे क्षमा करो। वो कहता है क्षमा नहीं, वजह बताओ। अब राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? तो क्या हुआ? राजा को बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसने उन चारों को बुला लिया। तो चारों को, जब वो चारों खड़े थे तो राजा बहुत गुस्से से बोल रहा था कि अब तुम मुझे बताओ कि तुमने इस गौरैया के लिए इतना अच्छा काम किया, तुमने मेरे लिए क्यों नहीं किया?
आपके लिए भी किया है सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, और आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। अब वो जो दुनिया था जिसने रूई को पींजा था, वो डर गया और वो वहां पर नतमस्तक होकर लेट गया, और उसने बोला हमने आपके लिए भी अच्छा कार्य किया है और आगे भी करेंगे। तो अब आगे देखिए, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी, अभय दान दें तो बोलूं सरकार, धनिया बोला। तो क्या हुआ कि अब राजा ने बोला कि हमारा अब तक जो भी काम हुआ उसमें इतनी सफाई, इतनी अच्छी बुनाई या इतना सब काम अच्छे से क्यों नहीं था। तो उसने, जो दुनिया था, उसने क्या बोला कि सरकार अगर आप मुझे माफी दे तो मैं बोलूं, तो कि आप मेरी जिंदगी का दान दें तो मैं सच बताऊं आपको। तो राजा बोला चलो दिया। राजा बोला बताओ। राजा ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें दिया, तो अब तुम मुझे बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं फिर भी यह आधा दे देती थी, इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। तो अब क्या हुआ, अब उस धनिये ने बिल्कुल सच राजा को बोला कि इस गौरैया के पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो चिड़िया है, ये तो दाना चुगती है, ये क्या दे सकती थी। लेकिन उसने हर कार्य में उसको आधा हिस्सा दिया। उसने 4 व्यक्तियों से कार्य कराया तो चारों को वो आधा आधा देती गई, तो उनको उनका मेहनताना जो है वो पूरा मिलता गया। और आपके पास तो इतना सब कुछ होते हुए भी आप हमें कुछ भी नहीं देते हो, हमारी मेहनत भी हमें पूरी नहीं देते हो, और उसके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी आधा हिस्सा देती है, जिसकी वजह से उसका काम बहुत ही उम्दा और बढ़िया होता जाता है। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। जो दुनिया था वो हाथ जोड़कर बारी बारी गिड़गिड़ा रहा था और राजा के आगे लेटता जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये। गौरैया फिर चिल्लाने लगी। तो वो जो गौरैया थी ये सब देख रही थी, और फिर उसने राजा से क्या कहा, राजा देख ले, अपनी आंखों को भी अच्छी तरह से मसल कर साफ कर कर देख ले, मैंने जो ये कार्य कराया है, ये टोपी बनवाई, इसका मैंने पूरा मेहनताना दिया है, पूरा मोल चुकाया है, ये मैंने किसी से खैरात में या ऐसे नहीं उठाई है। वो जो गौरैया थी वो चिल्ला रही थी, यह राजा तो कंगाल है। और उसने क्या बोला, ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। तो अब वो गौरैया थी, जब उसकी सारी बात, सारी सच्चाई राजा के सामने आ गई, तो फिर वो तो अपने आप में एक पूरी ताकतवर बन गई, और उसने बताया कि देखो मैंने अपनी मेहनत से ये टोपी बनवाई है, तुम तो बिल्कुल ही कंगाल हो, तुम्हारा तो धन ही घट गया है। वो राजा को कहने लगी कि तुम तो एक सुंदर टोपी भी नहीं बनवा सकते, तभी तो तुमने क्या किया, मेरी टोपी को मुझसे छीन लिया। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लावजीमी का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। अब राजा जो है वो गौरैया की बात सुनकर क्या हो गया, एकदम अकबका सा हो गया, मतलब एकदम चुप सा हो गया। उसने कहा कि एक तो उसने सब कारीगरों ने उसकी मदद की थी,
और दूसरा उसकी जो टोपी थी वो बहुत ही खूबसूरती थी। तीसरा उसकी जो खजाने की पोल थी वो कैसे खुल रही थी, वो ऐसे खुल रही थी कि वो चिड़िया कहती इसके पास तो धन ही नहीं है, क्योंकि यह जो राजा है बहुत शक्ति वाला है और पूरी मजदूरी नहीं देता है, खुद तो ऐशो आराम में रहता है, पर अपने जो वो कारीगर हैं या जितने भी उसके राज्य में लोग रहते हैं उनका ध्यान नहीं रखता है, जिसकी वजह से उसका खजाना खाली होता जा रहा है। वो अपने खजाने को कैसे निकाले। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। तो जब वहां पे ये सब हो रहा था तो सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंह फट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। तो जो मंत्री था, क्योंकि जितने भी राजा के वहां लोग थे वो सब राजा की हरकतों से, उसकी आदतों से बहुत परेशान हो चुके थे। तो जो मंत्री है वो कहता, आज सही हुआ कि ये जो गौरैया है आज राजा का जो है राजा को बेनकाब कर देगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। तो क्या हुआ, अब राजा उस गौरैया की बातें सुनकर डर गया कि ये तो कहीं मेरी और पोल ना खोल दे और मेरी जो प्रजा है उसको मेरे खिलाफ ना कर दे। तो इससे पहले ही उसने बोल दिया, इसकी टोपी वापस कर दो। तो सिपाहियों ने क्या किया, वो हवा में उछाली और वो फिर जो है उस गौरैया ने उसको अपने सिर पर पहन ली और वे उड़कर कहने लगी, यह राजा तो बिल्कुल ही डरपोक है, डरपोक है, ये मेरी बातों से डर गया और इसने मेरी टोपी मुझे वापस कर दी। कौन इस मुंह फट के लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो सृंजीव जी की यह जो लेख था यह बहुत ही सुंदर है। इसमें फिर अंत में क्या हुआ, राजा ने अपने मंत्री को बात संभालते हुए कहा कि यह तो गौरैया जो है बहुत ही मुंह फट है, और राजा ने अपनी जो टोपी है उसको कसकर पकड़ लिया ताकि मेरे यहाँ के लोग मेरे से ऐसा चिड़िया की तरह व्यवहार ना करने लगे कि आप हमें इतना दाम दोगे तो हम ऐसा काम करेंगे, आप हमारे लिए ये करोगे। तो राजा ने सोचा कि ये सब व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़े ना हो जाएं, तो इसलिए मुझे इस चिड़िया को इसका वापस कर देना चाहिए टोपी, और अपनी टोपी को उन्होंने कसकर पकड़ लिया। तो सृंजीव जी द्वारा रचित यह लेख कितना ही सुंदर था। इसमें आपको कितनी अच्छी बातें सीखने को मिली कि किस तरह से इंसान को अपने कार्य में कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। गौरैया के माध्यम से उन्होंने कितना अच्छी तरह समझाया कि उस गौरैया ने ठान ही लिया था कि उसको टोपी पहननी है। जो गौरैया थी उसने कितनी मेहनत करी एक टोपी बनाने के लिए, कि वो हर एक व्यक्ति के पास गई और उसको उस व्यक्ति को उसने पूरा मेहनताना देकर अपने लिए कितनी सुंदर टोपी बनवाई। और वो वहां का राजा जो था वो किस तरह का था, वहां का राजा लोगों पर अच्छा शासन नहीं कर रहा था, वो उनके हिस्से का उनको पैसे नहीं देता था, जिससे कि वो खुद भी परेशान था क्योंकि उसके लिए कार्य अच्छा नहीं हो रहा था। और जो वहां की प्रजा थी वो अपने राजा से भी दुखी थी। तो इसीलिए बच्चों कहा गया है कि आपको जो कार्य करना है अगर उसको अच्छे मन से, अच्छी मेहनत से करोगे तो आप उस कार्य में जरूर सफल होगे। तो हमारी यह वसंत बुक का चैप्टर 18 खत्म हुआ। अब हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। गौरैया, पहला प्रश्न है हमारा, गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई
और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो बच्चों अब आप इसका उत्तर लिखिए। गौरैया और गवरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी तथा गवरा विपक्ष में था। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गवरा का कहना था कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। तो समझ आया बच्चों आपको पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप। टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखें। टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उससे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गौरैया की टोपी सिल दी। तो समझ में आया आपको दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न आप देखिए। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया था। तो समझ आया बच्चों। अब चौथा प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर 4। गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया है कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। तो समझ में आया बच्चों आपको। अब प्रश्न नंबर 5। टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। अब आप इसका उत्तर लिखिए। टोपी पहनकर गवराई राजा के पास दिखाने के लिए पहुंची, जबकि बहस तो उसकी गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची, क्योंकि गवरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है,
यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। अब आप अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 6। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवराई के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? अब आप इसका उत्तर लिखेंगे, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गवराई के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते, क्योंकि उनका काम ज्यादा था। तो समझ में आया? अब आप अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झबले सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? अब आप इसका उत्तर लिखें। चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया, क्योंकि उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वे सब खुश थे। तो बच्चों, समझ में आए आपको प्रश्न उत्तर? अब देखेंगे आप भाषा की बात। गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया का ग्रामीण उच्चारण है, उच्चारण के अनुसार उस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फुंदना फूल गेंदा का बदला हुआ रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुल्क मुल्क, क्षमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मल्लार मल्लार इत्यादि। अपनी क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेम, टाइम, टेसन, टीसन, स्टेशन। अब आप लिखेंगे क्षेत्रीय भाषा के शब्द और मूल रूप। क्षेत्रीय भाषा है घलाई, आप इसका मूल रूप है घड़ा। क्षेत्रीय भाषा है लड़की और इसका मूल रूप है लड़की। क्षेत्रीय भाषा है भीख, इसका मूल रूप है भिक्षा। क्षेत्रीय भाषा है तरकारी, मूल रूप है सब्जी। क्षेत्रीय भाषा है भात, मूल रूप है चावल। समझ में आया आपको ये? आगे देखेंगे आप, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षर है अर्थ नहीं, बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे हैं, जैसे कितनों को टोपी पहनाना पड़ती है। शब्द मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो आप लिखेंगे आप मुहावरा टोपी उछालना, इसका अर्थ है बेइज्जत होना। टोपी से ढक लेना, इज्जत ढक लेना। टोपी कस कर पकड़ना, सम्मान बचाना। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। आशा करते हैं आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।